परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी दिशा सही होती है। जी हाँ, केवल सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करता है या सही दिशा में जो है परिश्रम कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि वो सही दिशा में मेहनत किस तरीके से किया जा सकता है और वो सही दिशा क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में कोई तैयारी नहीं कर रखी है तो अब ये जो बचे हुए दिन है, बेसिकली आप मान के चलिए 8 मई से आपका पेपर है, तो मान के चलिए जो फिजिक्स की तैयारी मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, अप्रैल तक ही फिजिक्स की तैयारी करेंगे, यानी फिजिक्स अप्रैल तक ही पढ़ेंगे। और उसके बाद 1 मई से वो अन्य सब्जेक्टों पर, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जिसको वो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो फिर उन सब्जेक्टों पर जुट जाएंगे। तो ये बचे हुए अप्रैल में फिजिक्स को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ साथ अब आपको घर पर भी कम से कम डेली 2 घंटे का समय फिजिक्स पर देना होगा, अगर आप फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो। और अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो जितनी चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपके पासिंग मार्क्स के लिए एनफ है। आप उतनी चीजों को पढ़कर या हमारे अकॉर्डिंग हमारे साथ साथ ही पढ़ेंगे तो आप आसानी से पासिंग मार्क लगभग 70 में 50 नंबर आसानी से आप पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कि अब हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, और वो अब तैयारी में थोड़ा सा जो है हमें क्या होगा, तरीका बदलना होगा, स्मार्टनेस लानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम आपके सामने सबसे पहले जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाएंगे, ठीक उसी तरीके से एक मॉडल पेपर मैं डिस्प्ले करने वाला हूं। वो मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए। मैक्सिमम बच्चों के साथ अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये मॉडल पेपर मैंने लिया कहां से। ठीक है, ठीक इसी तरीके से पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, ये देखिए, तो इस तरीके से जो है मॉडल पेपर है, और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है 6 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और उसके बाद 2 एक नंबर यानी अतुलक उत्तरीय वाले कितने हैं 6, एक नंबर के 6 क्वेश्चन है जो लिखने हैं, और उसके बाद 4 क्वेश्चन 2 नंबर के। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले हैं, और उसके बाद 5 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, फिर 5 क्वेश्चन 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन है, और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपसे विस्तृत उत्तर यानी कि 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का जो है प्रारूप है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, इसमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये मॉडल पेपर पूरी तरीके से आ रहा होगा, वो मॉडल पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी, चाहे आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम में बैठकर बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि पहले 5 मिनट निकालकर समय जो है आप पेपर को पूरा एनालिसिस करिए, पूरा पेपर को पहले आप अच्छी तरीके से पढ़िए, और उसके बाद ये देखिए कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करिए। ये नहीं देखना कि ये लॉन्ग का क्वेश्चन है या साइड का क्वेश्चन है या अतिलघु उत्तरीय का। ठीक है, ये हमें नहीं देखना, हमें ये देखना कि हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे सटीक आ रहा है जिसमें हम बिना मिस्टेक के उसको कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन पहले मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन जो भी मेंशन करो बिल्कुल साफ सुथरा, अगर राइटिंग नहीं भी अच्छी है तो आप कोशिश करो साफ साफ लिखने की। ठीक है, कट पिट ज्यादा ना हो, कट पिट एकदम ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए पेपर में। ठीक है, कि कट पिट एकदम से ना हो, बिल्कुल जो भी लिखो साफ साफ लिखो। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने में समझ में आना चाहिए। ये तो बात हुई पेपर की स्टार्टिंग की। ठीक, और चलिए देखिए, इस मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन आप एग्जाम में तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फिजिक्स की लगभग सारी चीज़ें, फिजिक्स के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और थ्योरी, ये सारी चीज़ें अच्छे से आपने पढ़ रखी है। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फाइनल शार्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप फाइनल शार्ट की पूरी वीडियो जो है अच्छी तरीके से देख जाइए, और न्यूमेरिकल के लिए आप खुद जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का फार्मूला मैंने बहुत पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया था, और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गया था। तो जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के आप फार्मूले एक पेज पर नोट डाउन कर जाइए, और उसके बाद खुद से जितना अधिक से अधिक हो सके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। ठीक है, न्यूमेरिकल जितना अधिक से अधिक हो सके उसकी प्रैक्टिस करो, यही एक तरीका है कि न्यूमेरिकल को 100% करने का। ठीक है, क्योंकि हम कितना न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे, जब तक आप न्यूमेरिकल खुद से घर पर बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से राइट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर कर दोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे
अच्छा तरीका यही है कि न्यूमेरिकल जो है आप फार्मूले को, कोई भी फार्मूला रटिए नहीं, आप क्या है कि कोई एक फार्मूला अगर आप 4-5 बार किसी एक फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वो फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यही हम स्टार्टिंग से जुलाई से ही, जब से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तब से यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, डेरिवेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो अपना जाने, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए सीधे सीधे आ जाओ विस्तृत वाले में, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का Q/ε0 गुना होता है। ये पहला क्वेश्चन है। अथवा में पूछा हुआ है अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन गॉस की प्रमेय है। पहले में गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना है और दूसरा जो है उसका अनुप्रयोग है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि गॉस की प्रमेय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन देखिए डाला हुआ है, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट से 110 वोल्ट की धारा ली जाती है और ये 550 वाट, ठीक है। इतना रेफ्रिजरेटर को शक्ति यानी पावर कितना प्रदान कर रहे हैं, 505 वाट, ठीक है। तो वही पूछ रहा प्राथमिक कुंडली द्वारा कितनी धारा ली जाती है, धारा आई का मान आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है आपके ट्रांसफार्मर का है। अगला क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझिए। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि पीएन संधि डायोड में दो प्रयोग हैं, एक पूर्ण तरंग और एक अर्ध तरंग। देखो पूछा गया है, उसी में अथवा करके दिया है निकट दृष्टि दोष। हमको पता है कितने बच्चे यही क्वेश्चन करने वाले हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। पीएन संधि डायोड करने वाले केवल 20% बच्चे ही मिलेंगे, बाकी 80% बच्चे यही करेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कक्षा 10 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को समझाइए या ओम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसी में अथवा करके दिया LCR श्रेणी क्रम, ठीक है, के लिए अनुनादी परिपथ बनाइए। इसमें अनुनादी सूत्र यानी अनुनादी सूत्र आपका कितना आता है, अनुनादी फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो अनुनादी आवृत्ति जो आपकी निकल के आती है LCR में वो कितनी आती है, 1/2π√LC, ठीक है। ये आपकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी होती है। ये निकल के कहाँ से आती है, ये भी देखो। अनुनादी कंडीशन में आपकी जो XC है, ठीक है, और XL दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। XC क्या है, ये आपका होता है धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ठीक है। और ये क्या है आपका प्रेरण प्रतिघात। कौन, प्रेरण प्रतिघात। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/ωc और इसकी वैल्यू होती है ωL, ठीक है। तो अब यहीं से जो है ये निकल कर आता है, तो इसको तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है। तो 1 = क्या हो जाएगा आपका ω²LC। तो ω² क्या होता है 1/LC हो जाएगा, LC इधर भेज देंगे। ω क्या होता है, तो ω क्या हो जाएगा 1/√LC। तो ω होता है 2π × फ्रीक्वेंसी यानी F = 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी F = कितना आ जाएगा 1/2π√LC। ये आपको क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। यही चीज़ है, ये है फ्रीक्वेंसी निकालने का। ये जो आप हमने निकाला F = ये यहाँ से आएगा, ठीक है। अब बताइए विस्तृत उत्तरीय में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हैं। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मुझे किसी भी क्वेश्चन को लग रहा सॉल्व करने की ज़रूरत है, सभी लोगों ने पढ़ रखा, नहीं ना, कर ले जाओगे। चलो
लघु उत्तरीय में आप देख सकते हैं। चलिए लघु उत्तरीय का क्वेश्चन एक करवा देते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल है उसको हम करवा देते हैं, बाकी थ्योरी में तो आप लोग मास्टर ही हैं। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, ठीक है। चौथे का खा है। 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। तो कोई तार है, ठीक है, माना क्या है, एक तार AB है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध, भाई अभी तक यही हम क्या करते, ये सब लिखते नहीं ना, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कैसे लिखना वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पूरा आप एक एक स्टेप समझा कर लिखेंगे। माना तार AB जिसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है तथा इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई L है। तब इस तार का प्रतिरोध, ठीक है, तार AB, यहां तार भी बना लो, AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्वल टू रो L अपान A, जहां पे A क्या है, तार के क्रॉस सेक्शन का एरिया, यहीं पे इसको भी A को भी मेंशन कर दो, तथा और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, ठीक है। तब तार का प्रतिरोध R की वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, 8 इक्वल टू रो L अपान A। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार यदि तार की लंबाई हम क्या करें, 2 गुनी कर दें, यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दें, यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तार की लंबाई आप 2 गुनी करो या 3 गुनी करो या 4 गुनी करो, तार का जो आयतन है वो क्या होना चाहिए, तार का आयतन वही रहेगा, सेम टू सेम। 2 गुनी कर दी जाए यानी कि L डैश इक्वल टू 2 इंटू प्रारंभिक लंबाई का 2 गुनी, ठीक है। तब इसके नए परिच्छेद, तब इसका परिच्छेद कितना हो जाएगा कर दी जाए तो इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A डैश हो जाता है, A डैश हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, उसके बाद हम आगे आपको समझा रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, तार का प्रारंभिक आयतन और उसके नया आयतन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि यही तार है ना, इसी को हम खींच रहे हैं। तब तार का प्रारंभिक आयतन इक्वल टू नया आयतन। अब इसका प्रारंभिक आयतन क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर इसके अनुप्रच्छेद का क्षेत्रफल कितना है A और इसकी लंबाई L है, तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू L, ये प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। नया आयतन क्या हो जाएगा, A डैश इंटू L डैश, ठीक है। अब L डैश की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रखो यहाँ पे, A इंटू L इजकल टू A डैश इंटू L डैश का मान आपको पता है कितना है, 2L, कितना है 2L, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइज करेगा A डैश इजकल टू कितना हो जाएगा, 2L से इधर गुणा, इधर आएगा भाग हो जाएगा, या L से L कैंसिल हो जाए, कितना आ गया A अपान 2, कितना आ गया A अपान 2, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, नई लंबाई भी मिल गई और नया
क्षेत्रफल भी मिल गया उसके अनुप्रस्थ काट का। ठीक है, यही हमको नहीं पता था, नहीं तो हम डायरेक्ट यही फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेते, आ जाता। लेकिन अब क्या हो गया, हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब तार का नया प्रतिरोध, तार का नया प्रतिरोध देखो क्या होगा भाई। तार का नया प्रतिरोध R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो, क्योंकि भाई किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध चाहे उसकी लंबाई आप बढ़ा दो या उसको उसके टुकड़े कर डालो, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो L डैश अपान A डैश, वैल्यू रखो, L डैश की वैल्यू कितनी है 2L, A डैश की वैल्यू कितनी है कैपिटल A बाई 2, ये तो चला जाएगा ऊपर, तो रो 2 दूनी 4 L बाई A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R डैश इक्वल टू 4 बाहर निकाल लो कॉमन, 4 बाहर हो गया, रो L बाई A। ठीक है, और रो L बाई A का मान कितना है भाई, समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 से रो L बाई A का मान कितना है 8, तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 ओम। तार का नया प्रतिरोध कितना होगा 8 ओम होगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। इस तरीके से एक एक स्टेप अगर आप लिख के करेंगे तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको टोटल 3 मार्क्स इस पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर ये सारी लैंग्वेज वगैरह आप खा लेंगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है आधा नंबर कट जाए आपका। ठीक है, देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से 8 अंश घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र प्राप्त करो। सबसे पहले आप थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य निकाल लो और थीटा की वैल्यू क्या करो 8 अंश रख दो, आंसर। ठीक है, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो 100 में से केवल 20% स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हमने क्यों कहा कि ये 20% ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन जो है अगर पूछे जाते हैं तो ही आप लोग चिल्लाते हैं कि सर पेपर टफ बन गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, एक 50 वाट, क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, एक 50 वाट 100 वोल्ट के वैद्युत लैंप को, ठीक है, एक वैद्युत लैंप है, उसको 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विद्युत सोर्स है जिसमें एक बल्ब जोड़ा गया है और बल्ब के साथ साथ एक आपका संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब जोड़ा गया है तो बल्ब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा R। ठीक है, तो यानी R हो गया, और एक संधारित्र जोड़ा गया है जिसकी धारिता हम मान लेते हैं C। कितनी है C है। तो अब परिपथ हमारा कौन सा हो गया भाई, हमने LCR पढ़ रखा है। ठीक है, अब LCR में L आपका 0 हो गया, बचा कौन R और C, तो यानी परिपथ हमारा कौन सा बना हुआ है RC का। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं हमारा ये R हो गया और यहाँ पे C हो गया। इसको हमने जोड़ा किससे 220 वोल्ट से, प्रत्यावर्ती सोर्स कितना लगा है 200 वोल्ट। ठीक है, कितना है 200 वोल्ट, इस तरीके से इसको जोड़ा गया। ये हमारा क्या बल्ब है, क्या है बल्ब है, और ये संधारित्र। अब इसी की धारिता पूछ रहा है और क्या चीज दिया है, इस बल्ब का जो शक्ति दिया है P इक्वल टू दिया है 50 वाट। कितना दिया है 50 वाट, और इसके विभवांतर कितना है, इसका कितने वोल्ट पर ये कार्य कर रहा है 100 वोल्ट पर, यानी इसका विभवांतर कितना है V इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक, अब देखो भाई इसकी हमें शक्ति पता है और इसका विभवांतर भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इसका जो प्रतिरोध आएगा बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें चाहिए C।
ठीक है। तो हम पूरे परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू होता √R² प्लस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां पे XC क्या है, इस संधारित्र वाले यानी इसका क्या होता है, धारतीय प्रतिघात। XC इक्वल टू होता है 1/ωc। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf। f आपको दे दिया यानी ओमेगा की वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपको दे दिया है, आपको निकालना क्या है, C निकालना है, ठीक है। और R हम यहां से फाइंड कर लेते हैं, इसका प्रतिरोध, ठीक है। और Z क्या है, Z पूरे परिपथ की प्रतिबाधा है। तो पूरे परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, क्योंकि पूरे परिपथ का वोल्टेज हमको पता है, पूरे परिपथ का वोल्टेज हमको पता है, ठीक है। और इसमें बहने वाली धारा अगर हम निकाल लें तो पूरे परिपथ का प्रतिबाधा निकाला जा सकता है। पूरे परिपथ का प्रतिबाधा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो यहां से प्रतिबाधा Z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V/I, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या क्या निकालना है, R निकालना है और I निकालना है। दो चीजें अगर हम निकाल लें और इस फार्मूले पे यानी इक्वेशन नंबर इसको 1 बना देता हूं, इसी में पुट कर दूं तो जो हमें निकालना है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो निकालते हैं सबसे पहले इसका प्रतिरोध। क्या निकालते हैं, हाँ, बल्ब का प्रतिरोध। R इक्वल टू क्या होगा P² बाई V। P² की वैल्यू कितनी है 50 × 50 बटे V का मान कितना दिया हुआ 100 वोल्ट, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना आ गया 25 ओम, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या निकालना है, इसमें बहने वाली धारा, और जो धारा इसके अंदर बल्ब के अंदर बहेगी वही धारा इसके अंदर भी बहेगी, क्योंकि दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B, ये I का फार्मूला होता है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहां से। I इक्वल टू हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 50, V की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर धारा का मान आ गया। तो पूरे परिपथ की प्रतिबाधा, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो जाएगा V का मान कितना है 200। पूरे परिपथ वाले, पूरे परिपथ की बात हो रही। धारा कितनी है 0.5 ओम, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 और नीचे हो गया आपका 5, इसको इससे कैंसिल कर दो, 5 × 24 यानी कि 400 ओम, ठीक है। तो प्रतिबाधा आपका कितना आ गया Z इक्वल टू 400 ओम। अब समीकरण नंबर 1 में सारी वैल्यू आप रखो, इधर रखो 400 इक्वल टू √, R का मान कितना दिया 25, 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 625, प्लस इसकी जगह कितना 1/ωc, 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर से √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, या दोनों पक्षों का क्या करो सीधे सीधे वर्ग कर दो। तो इधर कितना हो जाएगा 4 × 16, 1 2 3 4 0 इक्वल टू 625 प्लस 1/ω। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πf, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, अरे देखो भाई ये ओमेगा C का होल स्क्वायर यानी कि ω² C², ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 625 प्लस 1/ω की वैल्यू 2πf × C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 प्लस इसका 4π स्क्वायर और f स्क्वायर × C², ठीक। समझ गई बात। अब इसको भेज दो इस साइड और माइनस कर लो, इसको भेज दो इस साइड और माइनस कर लो। तो इसको भेजेंगे इस साइड, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 7 3 9 15, ठीक है।
3 9 ठीक, इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो भाई, ये सारी चीज़ें हमें वैल्यू सिर्फ चाहिए सी की, किसकी? सी की। तो सी को यहीं रखो, बाकी सबको इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो ये सब इधर भाग में है, इधर आएंगे क्या हो जाएंगे? गुणे में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सब उधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएंगे? गुणे के रूप में, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएंगे। तो देखिए 15 9 3 7 5 इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया था, कितना था? 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज था ना क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी। हाँ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? एफ की जगह 60 इंटू 60 इक्वल टू 1/c स्क्वायर। ठीक है, 1/c स्क्वायर। अब देखो भाई, ये किसी का वर्ग है। अगर ये किसी का वर्ग है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शॉर्टकट हो जाने वाला। चेक कर लेते हैं किसी का वर्ग है कि नहीं है। निकाल लो भाग विधि से वर्गमूल। ये 3 6 और ये हो गया 93। अब कितनी बार जाएगा लगभग? कैसी 9 छक 54 8 72, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाते हैं। आठ टाइम 64 के 4, 8 छक 48। ठीक है, 48 6 54। नाइन और यहाँ पे हो जाएगा 4 1। ठीक है, आया 75। कितना हो गया? 8 16 और 6 एक साथ। कितनी बार जाएगा लगभग? अब ये किसी से हमको नहीं लग रहा कटने वाला है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी आंसर जो है वो दशमलव में आने ही वाला है। तो दशमलव में जब आएगा ही तो एटलीस्ट क्या करो, सबकी वैल्यू एक साथ रखो और इसको क्या करो, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जो आएगा उसका क्या कर लेना, अंडर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/c है तो इसको उल्टा कर दो, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/15 9 3 7 इंटू 4 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 या 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी c स्क्वायर इक्वल टू, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट। इसका क्या कर लेना, अंडर रूट लेके। ठीक है, जो आएगी वैल्यू यही आपकी किसकी? c की वैल्यू होगी। और एक आसान थोड़ा सा तरीका है, अगर थोड़ा और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो यहाँ से शॉर्ट रास्ते पर आप जा सकते हैं। जैसे प्रतिबाधा z स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर प्लस xc का होल स्क्वायर। तो xc स्क्वायर कितना हो जाएगा? r को भेज दो सर, z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो xc इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और z आपका कितना निकल के आया था? z आपका निकल के आया था 400 ना, तो xc इक्वल टू अंडर रूट, इसकी जगह 400 माइनस 400 का होल स्क्वायर ना, माइनस इसकी जगह r का मान कितना था? कितना आया था भाई? 25 ओम ना, r का मान निकल आया था 25 ओम। ठीक है, r का मान निकल के आया था कितना? 25 ओम, यानी 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसके वर्ग में से इसको घटा दो। ठीक है, फिर वही यही संख्या आपको मिलने वाली है, फिर यही संख्या आपको क्या होने वाली, यही संख्या फिर मिलने वाली, यानी हर हाल में हमको इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आप चाहे यहाँ से निकालिए या फिर इस शॉर्टकट तरीके से। जो ये शॉर्ट है, थोड़ा सा एक ही बार यहाँ पे मेहनत करनी होगी, केवल एक ही बार। ठीक है, यहाँ पे सबको गुणा करके एक साथ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा है तो आई थिंक आप इससे कर सकते हैं। ठीक है,
और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। सी की जो वैल्यू आएगी आप लोग मिला लीजिएगा कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट करके, ठीक है। सी इक्वल टू आएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये सी का मान आएगा और सभी लोग इसको सॉल्व करके अपना अपना आंसर मिला लेना, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर बिल्कुल इसी मॉडल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा। और इसको जो है जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा और पूरा लिख के, जैसे स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से लिख के आपको बताया, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और कल के वीडियो में हम पूरे बुक के सभी बुक से यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुकों को मिलाकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर देंगे कल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।